अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो। एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अरब स्प्रिंग को, गल्फ वॉर को और अफगानिस्तान का। तो गल्फ और अफगानिस्तान जो आपके चैप्टर 3 पुराना वाला उसमें से मर्ज हुआ है। अरब स्प्रिंग बिल्कुल नया टॉपिक है, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड जिनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना सुनना देखना पसंद है इनको बड़ा मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर फॉलो करो। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे गल्फ वॉर के बारे में। एंड गल्फ वॉर की बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने मैप भी है, इन सब से हम समझेंगे अच्छे से क्या हुआ था। एंड गल्फ वॉर की अगर बात करा जाए तो एक व्यक्ति जिनको हम छोड़ नहीं सकते जो है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन आपने सबने सुना होगा ये नाम। और सद्दाम हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे जो इराक की बर्बादी के पीछे इनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो इराक की जितनी भी बर्बादी हुई है इनके पीछे एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है सद्दाम हुसैन का। और वो कैसे हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना कि आप जब पूरी कहानी सुनते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आपके एनसीईआरटी में बीच में से मतलब पोर्शन दिया हुआ है, तो अगर आप एनसीईआरटी का ही बस देखना चाहते हो तो नीचे का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने में इंटरेस्ट है आखिर क्या हुआ था तो आप थोड़ा यहाँ से देखो, ठीक है, मज़ा आएगा। तो शुरू है ये कहानी ईरान इराक वॉर से, जो कि 1980 टू 1988 तक चला। 22 सितंबर 1980 टू 20 अगस्त 1988 तक ईरान इराक वॉर जो चला। एंड उसमें इराक को $100 बिलियन का लॉस हुआ। $100 बिलियन कम नहीं होते यार, $100 बिलियन का लॉस हुआ। अब सद्दाम हुसैन जो है अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को कैसे पट्टी पढ़ाई, इन्होंने ये बोला ये जो हमारे लॉस हो रहा है ये इस वॉर की वजह से नहीं हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कुवैत और सऊदी अरेबिया। ठीक है, कितना चालाक है देखो, कुवैत और सऊदी अरेबिया। इसने ये एलिगेशन लगा दिया कि कुवैत जो है हमारे उसमें हमारे लैंड में क्रॉस ड्रिलिंग कर रहा है। अब कुवैत देखो कहाँ पे है, ये है इराक, ये है ईरान, इन दोनों के बीच में जो है वॉर चल रहा था। ठीक है, एंड ये है कुवैत, ये है सऊदी अरेबिया। अब इराक को जितने भी नुकसान हुए उसने क्या बोल दिया, कुवैत की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुवैत जो है हमारे यहाँ पे क्रॉस ड्रिलिंग कर रहे हैं ऑयल का। आपको पता है जो सेंट्रल एशिया वाले जितने भी कंट्रीज है, नेशंस है, इनके पास ऑयल पेट्रोलियम ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऑयल प्रोडक्ट्स इनके पास ज़्यादा होता है। तो इन्होंने बोल दिया हमारे लैंड पे क्रॉस ड्रिलिंग कर रहे हैं। एंड जितना एक लिमिट होता है, मीन्स आप इतने लिमिट तक ही जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो कुवैत जो है उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑयल की प्राइस है उनको कम करके भी बेचना पड़ रहा है, क्योंकि कुवैत लो प्राइस में बेच रहे हैं। अब तो कंपटीशन बढ़ गया तो प्राइस में फर्क आ रहा है, जिस वजह से इनको लॉस हो रहा है। तो कुवैत और सऊदी अरेबिया पे लगा दिया एलिगेशन। अब इस टाइम पे क्या हुआ, इराक को ना यूएस की सपोर्ट थी। ठीक है, अब आपको पता है नाटो वॉर से ये सब फालतू की चीजें चल रही थी। तो इराक को किसका सपोर्ट था, यूएस का। बिकॉज ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर। इसलिए यूएस ने भी क्या कर दिया कि चलो भाई इराक हम तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं। एंड इसी चीज का फायदा जो है इराक ने उठाया। इसने क्या किया, इसने कुवैत को धमकी देना शुरू कर दिया। इसने कुवैत को क्या बोला कि ब्लैकमेल करते हुए ये बोला कि अगर तुमने इनकी भरपाई नहीं की तो हम यहाँ पे अपने आर्मी भेज देंगे। और इसने भेजना शुरू कर दिया था बॉर्डर पे। तो डर के कुवैत ने क्या बोला था, ठीक है एक कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, राउंड टेबल, और वहाँ पे डिसाइड हुआ कि ठीक है हम आपको $10 बिलियन देंगे। तो ठीक है, ये तो हो गया कि ठीक है हम $10 बिलियन देंगे। बट कुवैत ने कितना डॉलर दिया था, ओनली $9 बिलियन। ठीक है, $9 बिलियन इसलिए दिया था बिकॉज ऑलरेडी ईरान इराक वॉर में कुवैत ने इनको $14 बिलियन से सपोर्ट किया था। अब देखो कितना चालाक है, जिसने इसको सपोर्ट किया $14 बिलियन से ईरान इराक वॉर के टाइम पे, इसने उसी के खिलाफ ये लगा दिया कि हम पे क्रॉस डीलिंग कर रहे, ये कर रहे, अब हमें पैसे दो $10 बिलियन का। इसका मेन मकसद इराक का यही था कि इसने जो कर्ज ले रखे थे ये इसके पूरे हो जाए। तो इराक कुवैत ने क्या किया, $9 बिलियन की जगह इसने बस $9 बिलियन दिए। ठीक है,
तो इससे क्या हो गया, अब इसको आ गया गुस्सा, तो इसने क्या कर दिया, गुस्से के मारे यहाँ पे इसकी आर्मी वार्मी भेजना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, 1990 में इराक ने वहाँ पे आर्मी वगैरह भेजी एंड उसका हालात बहुत ख़राब था, वो जो कुवैत के हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो कुवैत के जो रिफ्यूजीज़ है ये कहाँ पे आ गए, सऊदी अरेबिया पे। अब कुवैत में हमले वगैरह हो रहे हैं तो इसके रिफ्यूजी कहाँ पे आ गए, सऊदी अरेबिया पे आ गए। तो सऊदी अरेबिया अब किसके पास गए, सऊदी अरेबिया गए अपने यूएस के पास, ठीक है। अब यूएस इतना पावरफुल नेशन, अब ये सऊदी अरेबिया गए यूएस, वही यूएस जो इराक को सपोर्ट कर रहा था। तो अब क्या हुआ, जैसे ये इराक के पास गए, तो जैसे ये यूएस के पास गए तो इसने क्या कर दिया, यूएस ने यहाँ से सपोर्ट हटाया, बिकॉज यहाँ पे ऐसे भी गलत हो रहा था, ये इराक की दादागिरी चल रही थी। एंड यहाँ पे आ गए, किसको सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया को, ठीक है। इसने सऊदी अरेबिया को यहाँ पे कैसे मदद किया, इसने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड चढ़ाया। एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है जो कि थोड़ी देर बाद में आप पढ़ोगे, ये है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, जहाँ पे 4 लाख सोल्जर्स जो है ये सऊदी अरेबिया के और कुवैत के बॉर्डर पे आ गए शील्ड करने। शील्ड मीन्स काउंटर करने, मीन्स उनको मारने नहीं, शील्ड करने आ गए, ठीक है। शील्ड आपकी प्रोटेक्शन करता है, मारने नहीं आए थे, शील्डिंग करने आए थे। तो 4 लाख सोल्जर्स जो है वहाँ पे तैनात हो गए। एंड उस टाइम पे यूएन ने भी अपना एक्शन लिया, आर्थिक प्रतिबंध वगैरह इसने लगा दिया था। और यूएस ने इराक को क्या चेतावनी दी कि अपने फोर्सेस जो है हटा लो, बट इराक कहाँ मानने वाला था, उसने भी अपने खूब सारे जो है अपने मांग रख दिए कि ये करो तो हम हटा लेंगे, और इसकी बात कौन सुनने वाला था। तो यूएस ने क्या किया, 1991 को 17 जनवरी 1991 से 28 फेब 1991 तक क्या चला, डेजर्ट स्टॉर्म। एंड इसमें देखो 6,60,000 ट्रूप्स जो है 34 कंट्रीज से 6,60,000 ट्रूप्स जो है 6,60,000 ट्रूप्स जो है पूरा गया हमला करने। अब जो है इसमें जनरल कौन थे, नॉर्मन स्वार्सकॉफ। जनरल कौन थे, नॉर्मन स्वार्सकॉफ, इतना याद रखना है आपको। एंड जितने भी फोर्सेस थे, मैंने बोला कि 34 कंट्रीज से 6 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स गए थे, एंड उसमें से डोमिनेट कौन कर रहा था, यूएस। एंड यूएस के मतलब आप कह सकते हो जो फोर्सेस थे वो ज़्यादातर यूएस के थे, ठीक है। तो 75 कोएलिशन फोर्सेस आर फ्रॉम यूएस, तो यूएस की वहाँ पर लीडरशिप थी। एंड ये जो नॉर्मन स्वार्सकॉफ था ये भी एक यूएस का जनरल था। एंड इस वॉर में ये जो डेजर्ट स्टॉर्म हुआ ना, इस डेजर्ट स्टॉर्म में जिसमें सद्दाम हुसैन की जो आर्मी थी, जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल वॉर, जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसे हरा दिया गया। उसी वॉर में, इसी डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन में यूएस की जो टेक्नोलॉजिकल गैप है ये दिखी। टेक्नोलॉजिकल गैप इन द सेंस इन्होंने स्मार्ट बॉम्ब्स यूज किए थे, जिस वजह से इसको कंप्यूटर वॉर बोला जाता था। ये जो पूरे हमले चल रहे थे इराक पे, इसको पूरा लाइव कवरेज किया जा रहा था, एंड इस वजह से इसको वीडियो गेम वॉर बोला जाता है। देन यूएस रिसीव्ड मनी फ्रॉम जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया। तो इस हमले को कराने के लिए जो यूएस को जो है डोनेशन वगैरह मिले थे, पैसे वगैरह कंट्रीब्यूट किया था बाय जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया। एंड हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था जितना ज़्यादा इनको पैसे मतलब मिले थे यूएस को बाकी कंट्री से। तो कहीं ना कहीं इनका जो है मुनाफा हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। एंड हम देख सकते हैं इसी वॉर के बाद से यूएस हेजिमनी जो हम देख सकते हैं कि सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो कंसिक्वेंस थे डिसइंटीग्रेशन का, उसमें एक था कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यूएस अब जो है हेजिमोनिक पावर बन गई। एंड इसी से कहीं ना कहीं इसी से स्टार्ट होता है, हम देख सकते हैं यूएस की हेजिमनी कैसे आई, ठीक है। अब अफगानिस्तान में भी देखोगे एंड इसमें भी देखोगे गल्फ वॉर में, तो आपको कहीं ना कहीं यूएस की हेजिमनिक पावर जो है दिखेगी। एंड ये जो वॉर है ये एक जरिया है टू एक्सप्रेस हाउ यूएस इज बिकमिंग द हेजिमनिक पावर। तो यहाँ पे जो है पूरी रामायण खत्म होती है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। तो ये है पूरे शुरुआत से अंत तक। अब हम बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान में 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, इनफाइनाइट रीच एंड एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो जो आपके थर्ड चैप्टर है यूएस हेजिमनी, उसमें 2 ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है अफगानिस्तान से। तो जब तक न्यू बुक नहीं आता हम इनको कंसिडर करके चल सकते हैं, ओके। सो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एंड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक ऐसा फ्रीडम था जिसमें यूएस की हेजिमनिक पावर बहुत ज़्यादा दिखी थी। हमने गल्फ वॉर में देखा यूएस की हेजिमनी पावर, हम इसमें जो है आपको और ज़्यादा नजर आएगी कि
कि यूएस कितना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था इस यूनिपोलर वर्ल्ड में। अब देखो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में क्या था कि ये क्लिंटन ईयर्स चल रहा था। 1992 में जो है बिल क्लिंटन आए थे प्रेसिडेंट बन के, एंड इन्होंने मतलब 8 साल तक ये प्रेसिडेंट थे। आपको पता है वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल जो होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है। तो ये 1992 से ऑलमोस्ट 2000 तक थे, 2 बार चुने गए थे। 1996 में भी एक बार चुने गए थे। बिल क्लिंटन जब आए इन्होंने सॉफ्ट इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान दिया, ट्रेड पे, डेमोक्रेसी में, इनके अंदर में जो इंटरनल मामला है उनको ज़्यादा इन्होंने कंसिडर किया, सॉफ्ट इश्यूज पे इन्होंने ध्यान दिया। पर 1998 में जो है यूएस के 4 एम्बेसी में, जो कि नायरोबी, दारेसलाम, केन्या एंड तांजानिया में थे, इन पे बॉम्बिंग अटैक हुआ था 1998 पे। एंड ये करवाने वाले कौन थे, कौन महान ग्रुप थे? ये थे अलकायदा। अब क्या होना था, कुछ दिनों बाद जो है यूएस ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चला एंड इनको जो है वहाँ पे मिसाइल वगैरह बहुत ज़्यादा चले एंड इनको जो है अफगानिस्तान में एंड सूडान में टारगेट किया गया। एंड इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। याद रखना जो हमने गल्फ वॉर पढ़ा था वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो कि क्लिंटन ईयर्स के टाइम पे हुआ था। एंड ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में जो है इन्होंने यूएन के सैंक्शन भी नहीं माने, तो यहाँ पे आप एक हेजेमोनिक पावर यूएस का देख सकते हो। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग के फ्रीडम के टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो एच.डब्ल्यू बुश के बेटे थे। एंड इनका जो रुआब था बड़ा ही डिफरेंट था, ठीक है। ये क्या चाहते थे, मतलब इनका जो जैसे यहाँ पे हमने देखा क्लिंटन पहले सॉफ्ट इश्यूज पे ये ध्यान दे रहे थे, उसके बाद हार्ड इश्यूज पे आए एंड इन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के तहत जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अब जी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था, ये 9/11 अटैक की वजह से जो है शुरू हुआ था। 9/11 अटैक जो कि हम कह सकते हैं एक ब्लैक हिस्ट्री है यूएस के लिए, जहाँ पे यूएस की 3 एयरक्राफ्ट जो है इनको हाईजैक कर लिया गया था एंड इनको 3 इनके जो कैपिटल बिल्डिंग है, पेंटागन है, और एक इनके पेंसिल्वेनिया के फील्ड में जाके गिरा था एंड काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। इनके जो मेन इंस्टीट्यूशन है इसमें अटैक हुआ था एंड जिसके बाद यूएस ने एकदम बहुत ताबड़तोड़ इन्होंने अपना भी काउंटर अटैक किया, ठीक है। एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया, इन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया एंड इसके पीछे जो सस्पेक्ट थे अलकायदा एंड तालिबान अफगानिस्तान के, ठीक है, इन पे हमला किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने अरेस्ट करवाए एंड जिनको अरेस्ट किया उनको एक सीक्रेट प्रिजन में जाके रखा, जो कि ग्वांतानामो बे में जाके रखा, जो क्यूबा के वहाँ पे एक नेवल बेस है। वहाँ पे ना ही कोई ह्यूमन राइट्स था ना कुछ, वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था एंड यूएन के रिप्रेजेंटेटिव को भी उन प्रिजनर से मिलने नहीं दिया जाता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूएस अपनी पावर कैसे शो कर रहा था। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो किस लिए हुआ था? 9/11 अटैक के लिए हुआ था, जिसमें अलकायदा एंड जो तालिबान जो अफगानिस्तान में है इनको अटैक किया गया था एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुआ था। तो अब लास्ट जो टॉपिक है ये है अरब स्प्रिंग। तो ये जो टॉपिक है नया ऐड किया गया है एंड जैसे स्टडी मटेरियल जो सीबीएसई से प्रोवाइडेड है उसमें मैंने देखा है, तो मैं आपको पूरी स्टोरी जो है पहले से बताऊंगी एंड डिटेल में बताऊंगी क्या क्या हुआ था, ताकि आपको थोड़ा मजा आए एंड आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और जो मैं कहती जा रही हूँ उसको नोट करना, ताकि आपको इस पूरी चीज़ याद रहे एंड आई होप कि इसके बाहर आपके बुक में कुछ नहीं लिखा होगा, बिकॉज आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग ये नाम कहाँ से आया? ये स्प्रिंग जो है इसका मतलब होता है एक मूवमेंट चला था, एक प्रोटेस्ट चला था, लोगों की मांग चली थी फॉर डेमोक्रेसी के लिए। 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में एक मूवमेंट चला जिसका नाम दिया गया अरब स्प्रिंग एंड ये जो नेम अरब स्प्रिंग है उनके वेस्टर्न मीडिया ने इसको और ज़्यादा पॉपुलर किया, ठीक है। और बाद में जाके ये जो 2018 to 20 में जो भी इनके वर्ड चल रहे हैं इसको अरब स्प्रिंग 2.0 कहा गया है, अरब स्प्रिंग समर कहा गया है, इनके काफ़ी सारे नाम दिए गए। तो एंड ये जो अरब स्प्रिंग है इसकी चिंगारी कैसे लगी, स्टार्ट कैसे हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ये फैला कैसे, इसको हम बात करेंगे। साइड में हम मैप देखते जाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। एंड ये जो अरब स्प्रिंग है पूरी सत्ता को बदल के रख दी मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में कैसे हुआ देखते हैं। तो अरब स्प्रिंग की बात करें तो अरब में या फिर हम कहें मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट के जितने भी नेशन है वहाँ पे हमेशा से ऑटोक्रेटिक रूल था, मीन्स तानाशाह रूलर थे, तानाशाह राजा था जो अपनी मनमानी करता था एंड लोगों को सप्रेस करता था, लोगों की बात नहीं सुनता था, मांगे पूरी नहीं करता था और लोगों को इकट्ठा होने नहीं देता था, क्योंकि अगर इकट्ठा होने लग गए
वो, तो प्रोटेस्ट करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इकट्ठा नहीं होने देता था, सप्रेस करके रखता था, बात नहीं मानता था। और वहाँ पे गरीबी चल रही थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन सब चीज़ों की वजह से और लोग भड़कते जा रहे थे। तो 2009 से ही जो है ये भड़कना लोगों के अंदर जो है एक मतलब आग हम कह सकते हैं कि जली। एंड 2010 में क्या हुआ, 2010 में आया फेसबुक। अब 2010 में जब फेसबुक आया, आपको पता है फेसबुक से लाखों जो यूजर्स है एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इसी से क्या हुआ, एक इनको फायदा मिला, एक और चिंगारी लगी कि अब कुछ हो सकता है, कुछ आशा इनको दिख रही थी। तो जो प्रोटेस्टर्स थे या फिर जो वहाँ के लोग थे जो खुश नहीं थे, ये फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट करना, मतलब इनके मूड में थे प्रोटेस्ट करने में। एंड इस आग में और एक बड़ी क्या डेवलपमेंट आई, जब 2010 में मोहम्मद बुजीजी जो है, मोहम्मद बुजीजी कौन थे, एक स्ट्रीट वेंडर थे, एक फल वाले थे। इन्होंने अपने आप को आग लगा दिया था। आग इसलिए लगाया बिकॉज उनका कहना था इसके गवर्नमेंट जो है इन पे टॉर्चर किया इन्होंने, एंड इससे पैसे वैसे मांगे, इनको ये सब किया, तो इन्होंने अपने आप को आग लगा दिया। इससे जो चिंगारी फैली ना, मतलब इसके बाद से जो प्रोटेस्ट था और जोर से शुरू हो गया। अब मोहम्मद बुजीजी के डेथ से क्या हुआ, टूनिशिया में, ये शुरू हुआ था टूनिशिया, ठीक है, टूनिशिया याद रखना, यहाँ पे है, आपको दिख रहा है लिबिया है, यहाँ पे दिख रहा है ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, ये रहा टूनिशिया। ओके, देखते जाओ। टूनिशिया में पहले ये स्टार्ट हुआ जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने रूलर के खिलाफ जो थे बेन अली। अब बेन अली के खिलाफ शुरू कर दिए इन्होंने प्रोटेस्ट। तो बेन अली को भी कुछ करना था, तो बेन अली ने अपने मिलिट्री को बोला कि जाओ तुम भी इन पे हमला करो। बट बेन अली के जो मिलिट्री थे ये भी क्या हो गए, खिलाफ हो गए, और उसने मना कर दिया, नहीं हम अपने लोगों पे हमला नहीं करेंगे। यही वो टाइम था जब बेन अली को रिजाइन करना पड़ा एंड फाइनली ये जाके सक्सेसफुल हुए थे। तो ये जो चिंगारी थी फिर भी नहीं बुझी, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल इनको सक्सेस मिल गई थी, आगे जाके डेमोक्रेसी वगैरह आई। बट ये जो लहर है ये कहाँ पहुंची, इजिप्ट में। अब देखो ये टूनिशिया है, अब ये पहुंची इजिप्ट में। जब इजिप्ट में होस्नी मुबारक 30 साल से रूल कर रहे थे, एंड 30 साल के रूल से लोग जितना परेशान हो गए थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 25 जून 2011, 25 जून 2011 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। एंड प्रोटेस्ट इतनी तेजी से स्टार्ट हुआ कि 2 वीक्स एंड 3 डेज मीन्स 2 हफ्ते एंड 3 दिन के अंदर ही जो है इन्होंने होस्नी मुबारक को जो है रिजाइन करवाया। ये जो है वहाँ पे सक्सेसफुल इनको सक्सेस मिल गई थी। तो टूनिशिया में, इजिप्ट में सक्सेस मिली। इसके बाद जो है लहर पहुंची जाके लिबिया में। अब अरब स्प्रिंग की लहर कहाँ पे पहुंची, लिबिया में। लिबिया में कब पहुंची, 15 फेब 2011, 15 फरवरी 2011, आप देख सकते हो। जनवरी में जो है यहाँ पे आया एंड फरवरी में लिबिया आ गया। तो इजिप्ट से अब कहाँ पे गया, ये अरब स्प्रिंग की लहर लिबिया में गई। अब लिबिया में कौन रूल कर रहे थे, गद्दाफी। एंड गद्दाफी जो थे अमेरिका के दुश्मन थे। तो अमेरिका ने क्या सोचा, चलो इसमें मजे लिए जाते हैं, एडवांटेज लिए जाते हैं। तो अमेरिका ने भी यहाँ पे इंटरवेंशन किया है, इसने नाटो की मदद से। और उस वहाँ पे जो रेबल्स थे, ठीक है, रेबल्स एज वेल एज नाटो, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेबल्स एंड नाटो की मदद से इन्होंने हवाई हमले कराए, एयर अटैक्स कराए वहाँ पे। एंड फाइनली क्या हुआ, गद्दाफी को जो है वहाँ के लोगों ने मार डाला। तो ऑफ कोर्स ये बात है, वहाँ पे जो है रूलर तो हट गए, बट वहाँ पे एक और जो है युद्ध शुरू हो गया, फाइट शुरू हो गया बिटवीन दी रेबल्स। जो रेबल्स वहाँ के थे वो अपने आप में लड़ने लग गए फॉर पावर। तो पावर की वजह से वो अभी भी लड़ रहे और लड़े जा रहे। तो वहाँ पे जो है अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ। तो लिबिया में भले रूलर हट गया हो, पर ये अपने आप में लड़ने लग गए। उसके बाद मार्च में, जैन फेब, उसके बाद मार्च 2011 में ये अरब स्प्रिंग की लहर कहाँ पे जाके पहुंची, कतीफ में, जो कि सऊदी अरेबिया के एक शहर है। एंड कतीफ के साथ साथ बहरीन में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहरीन। तो पहले टूनिशिया, इजिप्ट, लिबिया, इसके बाद जो है बहरीन पहुंचा, कतीफ, बहरीन। एंड बहरीन पे ईरान ने इंटरवेंशन किया। अब ईरान बिकॉज एक सिया मुस्लिम कंट्री है, तो इन्होंने क्या है, सिया जो लोग थे इनको जो है सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आगे चल के ये अरब स्प्रिंग क्या बन गया, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बन गया। उसके ऊपर अगर आप देखो तो ये फर्दर कहाँ पहुंचा, सीरिया, येमेन, एंड यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ने अपना जियो पॉलिटिक्स खेला। दोनों, ये जो ईरान है वो शिया मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे और जो सऊदी अरेबिया है सुन्नी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अभी भी यही सब चल रहा है। तो सीरिया, उसके बाद येमेन और यहाँ पे है लिबिया, इन तीनों में जो है हालात अभी भी खराब
हिसाब है, यहाँ पे सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, इन्होंने भी अपना जियो पॉलिटिक्स देखा। तो अगर एक सिंपल वे में बताओ तो जो अरब स्प्रिंग है ये पहले तुनिशिया में था, फिर इजिप्ट में गया, फिर लिबिया में गया, फिर सऊदी अरबिया के कतीफ शहर में आया, फिर बहरीन में आया, उसके बाद यहाँ पे सीरिया में आया एंड येमेन में आया। ठीक है, आगे जाके ये और भी फैला, और भी लेबनान वगैरह जितने कंट्रीज है वहाँ पे गया। एंड ये जो अरब स्प्रिंग है ये कुछ नहीं है, ये बस एक प्रोटेस्ट है डेमोक्रेसी के लिए जो फैलता गया। और ये क्यों फैला? क्योंकि वहाँ के जो रूलर है ऑटोक्रेटिक थे, तानाशाही थे, एंड जिनको और लोगों को उनका रूल पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने 2010 में जब फेसबुक आया उसकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट हुए एंड इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपका अरब स्प्रिंग, ये इतना सिंपल है। ठीक है, और अगर हम देखें इसका दो मेन रीजन क्या था अरब स्प्रिंग का, अगर कॉजेज आ गए तो दो मेन कॉजेज अगर हम देखें इसका, तो फर्स्ट है इंटरनल डिसबैलेंस। अगर हम इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब थी, लोगों को नौकरी वगैरह नहीं मिल रहे थे, यूथ जो है डिससेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। सेकंड अगर हम रीजन देखें तो वो होगी सोशल मीडिया। आप देख सकते हो 88% इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए थे, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से जो है ये और ज़्यादा ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, एक दूसरे से यूनाइट हो पाए, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ। सो दैट इज ऑल अबाउट दी अरब स्प्रिंग। एंड अरब स्प्रिंग की लहर जो है आप 2018-20 में भी देख सकते हो, जिसको अरब समर बोला जाता है, 2.0 बोला जाता है, और ये अभी भी चल ही रहा है। तो मैंने आपको फुल फ्लेजेडली एक ब्रॉड व्यू देने की कोशिश की अरब स्प्रिंग के ऊपर। कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। एंड वीडियो कैसा लगा बताओ, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।